सुनिए क्या कह रहे हैं। ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आज हमें पढ़ना है, क्या होता है समझिए। कंसोलिडेटेड होता क्या है? वैसे आपने अकाउंट्स में भी नाम सुन रखा होगा, और फाइनल में तो आपके सीएमए फाइनल के अंदर इसका एक पूरा चैप्टर आएगा और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है इसका 15 से 20 मार्क्स का अकाउंट्स के अंदर, सीएफआर सब्जेक्ट होता है उसके अंदर। देखिए एक चीज समझिए ध्यान से, एक कंपनी है, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है 3 और कंपनियों में, ठीक है, एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड कंपनी। इसमें 60% शेयर इसके पास है, इसमें 55% शेयर इसके पास है और इसके 80% शेयर इसके पास है। ओके, अब ये जो कंपनी है, क्या ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, अपना P&L और बैलेंस शीट बनाएगी क्या? पहले तो ये बताओ। हाँ सर, अपना तो बनाएगी। तो एक तो ये अपना इंडिविजुअल अपने बिजनेस, ध्यान से सुनना, एक तो ये अपना इंडिविजुअल बनाते हैं, अपना P&L बैलेंस शीट बनाते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जिसमें खुद के बिजनेस से रिलेटेड ही जानकारी होती है, इनसे जानकारी नहीं होती। दूसरा, इस बिजनेस से मतलब एक्स कंपनी का जो हमारा शेयर होल्डिंग है 60%, क्या उसके बदले में हमें कुछ मिल रहा होगा या वहां पे हमारा कुछ बेनिफिट होगा? 60% फायदा हमारा होगा ना, बताइए। उसके प्रॉफिट में 60% हमारा है क्या? हाँ। इसके प्रॉफिट में 55% हमारा है क्या? वाई के में। और जेड के प्रॉफिट में 80% हमारा है। हाँ, तो अब इन तीनों को मिला के कि खुद का प्रॉफिट प्लस जिन कंपनियों में हमने शेयर होल्ड कर रखे हैं उनका प्रॉफिट, उन सबको मिला के हम एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है समेट लेना, सबको एक साथ मिला के। तो जहां जहां पे मेरी शेयर होल्डिंग है, पर ध्यान रखिए शेयर होल्डिंग ऐसे नहीं होती कि मेरे पास किसी कंपनी के 1% शेयर है, 2% शेयर है, मैं उसकी शेयर होल्डिंग निकालू, नहीं। इसके लिए बड़ा अमाउंट होना चाहिए आपके पास, मतलब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही कंसोलिडेशन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। समझ गए? भाई आप होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, अगर आप होल्डिंग कंपनी नहीं है तो फिर मतलब नहीं करा जाएगा उसको। समझ गए? आप कहोगे सर मैंने रिलायंस के 5 शेयर ले रखे हैं, ठीक है, आप कहते हो कि मैंने रिलायंस के 5 शेयर ले रखे हैं, तो क्या मैं भी रिलायंस की बैलेंस शीट में से 5 शेयर के बराबर प्रॉफिट निकाल के अपनी कैलकुलेशन करूँ? नो, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है तो ही इसकी बात आती है, वरना नहीं आती। समझ गए? होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन मतलब 51% और मोर शेयर होल्डिंग होती है तो इसकी बात आती है, वरना इसकी बात नहीं आती है। आगे बात समझ लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो क्या बोला गया कि सर आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे उसकी ऑडिट तो हो गई, पर आपने जो सीएफएस बनाए हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, उनकी भी ऑडिट होगी, ठीक है। अब एज ए ऑडिटर आप जब उसकी ऑडिट कर रहे हैं तो क्या क्या चेक करें, ये हमें देखना है। बात समझ में आ गई क्या पढ़ रहे हैं? कि कंपनी ने जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, अपनी सारी कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग के जो प्रॉफिट्स हैं उनको निकाल के, तो उसमें हमें क्या चेक करना है सुनिए। पेरेंट कंपनी समझते हैं क्या होती है? पेरेंट कंपनी समझते हैं क्या? होल्डिंग कंपनी को ही पेरेंट कंपनी बोलते हैं। होल्डिंग कंपनी को ही पेरेंट कंपनी बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर होल्डर है तो आप होल्डिंग कंपनी है, वो आपकी सब्सिडी है, या ऐसे बोल सकते हैं आप पेरेंट कंपनी है। ओके, आगे देखिए। द पेरेंट कंपनी हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुनिए। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट टू बी इंक्लूडेड इन द सीएफएस, कि उस सामने वाली कंपनी के कौन से फैक्ट को आपको अपने सीएफएस में इंक्लूड करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। और इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, अब तो इंडिया से आ गए। इसके लिए पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे 21, 23, 27। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको क्या बनाना होता था,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS बनाना होता था। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि मुझे उसकी कौन सी बातें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखनी है। दूसरा, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब ये आपका AS आता है 17, पढ़ा है क्या किसी ने? AS 17 होता है, पढ़ा है किसी ने? नहीं। AS 17 क्या कहता है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट, कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है क्या? बताइए। इतना तो पता है कि कंपनी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। अब उन सारे सेगमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट होंगे जो कंपनी की बड़ी रेवेन्यू जनरेट करते हैं या कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ सेगमेंट कम इंपॉर्टेंट होंगे। बताओ, ऐसा होता है क्या? कंपनी जब मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती है तो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे और कुछ कम इंपॉर्टेंट होंगे, राइट? तो यहाँ पे AS 17 में क्या बोला जाता है कि आप उन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करिए जो इंपॉर्टेंट है और उनके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, उनके लिए अलग से रिपोर्टिंग बनती है जिसको बोलते हैं सेगमेंटल रिपोर्टिंग। तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि सेगमेंट कौन से इंपॉर्टेंट है और किसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है। उसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपने रिश्तेदारों के साथ क्या ट्रांजेक्शन किया, क्योंकि सबसे बड़ा जो फ्रॉड कहीं पे भी होता है वो कैसे होता है? रिश्तेदारों के साथ किए हुए ट्रांजेक्शन पे, राइट? तो सबसे ज्यादा और सबसे ध्यान से आपको किसको चेक करना होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को, ठीक है? तो सबसे पहले जिस कंपनी की हम ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो CFS बनाए सही तरीके से, ये सोचे कि CFS में क्या क्या आएगा, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट को रिपोर्ट करें, ठीक है? रिपोर्टेबल सेगमेंट को रिपोर्ट करें और जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिपोर्ट करें। ये काम करना किसकी ड्यूटी है? पेरेंट कंपनी की। प्रियंका कह रहे हैं सर रिलेटिव कौन? रिलेटिव मतलब डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव, ठीक है? मान लीजिए कंपनी में कोई माल खरीदा जा रहा है और वो डायरेक्टर के भाई से खरीदा जा रहा है, ठीक है? अगर कंपनी में कोई माल खरीदा जा रहा है और वो डायरेक्टर के भाई से खरीदा जा रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हायर रेट पे खरीदा जाए या उसमें मैनिपुलेशन हो? यस, तो वो ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या चाहते हैं वो सुनो। टू सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें ये चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने बनाए हैं वो अकॉर्डिंग टू AS और इंड AS है क्या? समझ गए? हम तो ऑडिटर हैं, हमारा तो काम ही इतना सही है सिर्फ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है। बताओ, यही काम है क्या हमारा? क्या हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि जो स्टेटमेंट बनाए गए हैं वो सही है या नहीं, इसको चेक करना? समझ गए? फायदा नुकसान हमें कोई मतलब नहीं होता। To express an opinion on true and fair view presented by CFS, लो ऑडिटर का काम सिर्फ इतना सा है, क्या? ये चेक करना कि जो CFS बनाए गए हैं वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS बनाए गए हैं, और वो इस तरीके उन पे हमारी क्या ओपिनियन है ये ओपिनियन देना। ये दो ही काम है। बोलिए, क्लियर है? ठीक है। अब ये दो काम होंगे कैसे? ये दो काम तो है, पर ये दो काम होंगे कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बोला गया ऑडिटर की ड्यूटी। ऑडिटर को कौन कौन से ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ेंगे ताकि वो अपनी ओपिनियन दे सके? ऑडिटर को कौन कौन से ट्रांजेक्शन चेक करने होंगे ताकि वो अपनी ओपिनियन दे सके, राइट? चलिए देखते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट मेड बाय पेरेंट कंपनी इन सब्सिडी कंपनी, आपने सब्सिडी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है? जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया था 60%, 55% और 80%, राइट? तो उस इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे कि क्या वो इन्वेस्टमेंट वाकई में उतना है
और क्या उसको सही से प्रेजेंट किया गया है। ओके, इंट्रा ग्रुप इंडेंचर्स, ये समझते हैं इंट्रा ग्रुप इंडेंचर्स क्या है? ये कंपनी बताई थी ना अभी। अब ये सारी एक ग्रुप की कंपनी हो गई क्या? जब इनका सबका कॉमन एक मालिक है तो क्या ये एक ग्रुप की कंपनी हो गई? हाँ, तो इंट्रा ग्रुप का मतलब इसने इसको लोन दे रखा है, इसने इससे लोन ले रखा है, इसने दे रखा है, इसने इससे ले रखा है, आपस में लोन देना लेना इनका चलता रहता है। उसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा मतलब ग्रुप के अंदर। इंट्रा ग्रुप इंडेंचर्स का मतलब उधार या लोन। ठीक है, तो इन्होंने आपस में जो भी लेन देन कर रखा है उसको हमें चेक करना है, राइट। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज सारे फॉलो करते हैं, क्या वो सेम है, क्या वो डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो उनका क्या इम्पैक्ट है, वो चीजें आपको देखनी है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है ये आपको निकालना पड़ेगा फाइनल में, जब आपकी ये टॉपिक आएगा ना तब आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, माइनॉरिटी होती क्या है ये बताओ, माइनॉरिटी क्या होती है ये बताइए। पता है किसी को माइनॉरिटी क्या होती है? बताओ क्या होती है माइनॉरिटी। नहीं पता, नवीन को नहीं पता, बताओ। दूसरी तीसरी बार पढ़ रहा है नवीन ऑडिट, और हर बार बताता हूँ मैं हर क्लास के अंदर ये बात। जिनका अमाउंट बाकी को बराबर कम, नहीं राघव नहीं। और कोई? स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, देखिए, अगर मेरे पास इस कंपनी के 80% शेयर हैं तो जाहिर सी बात है 20% शेयर होल्डर कोई और है। बोलिए, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी के 80% शेयर है तो 20% किसी और के पास है ना। यस, इन 20% को बोलते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। जैसे अपन इंडिया में कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है। दो होते हैं ना, एक अल्पसंख्यक होते हैं और एक बहुमूल्य, जैसे बोलते हैं। इंडिया में जो मुस्लिम है वो क्या है? अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। ठीक है, कम है। इंडिया में मुस्लिम क्या है? कम है, तो इसलिए उनको बोलते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, और हम है ज्यादा, हिंदू है ज्यादा, इसलिए बोलते हैं मेजोरिटी। ठीक है, तो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी दो चीजें होती है। अरे भाई, 18 साल से कम को क्या बोलते हैं बताओ? 18 साल से कम के बच्चे को क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। 18 साल से ऊपर को मेजर। तो जो कम है वो माइनर है, जो बड़ा है वो मेजर है। तो वैसे ही जो यहाँ पे कम शेयर होल्डिंग करते हैं वो है माइनॉरिटी, जो ज्यादा करते हैं वो है मेजोरिटी। ठीक है, अब पाकिस्तान में माइनॉरिटी क्या है बताओ? पाकिस्तान में माइनॉरिटी क्या है? हिंदू है, क्योंकि वहां पे वो 2-3% ही है। समझ गए? तो ये होता है माइनॉरिटी। अब सर यहाँ पे माइनॉरिटी का हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। यहाँ पे माइनॉरिटी का मतलब होता है ये 20% हिस्सेदार। एक्चुअली होता क्या है कि अगर 80% शेयर आपके पास है तो आप कंपनी को अपने हिसाब से चलाते हैं, राइट। अगर 80% शेयर कंपनी के मेरे पास है तो मैं तो अपने हिसाब से चलाऊंगा ना कंपनी को, जो चाहूंगा वो डिसीजन लूंगा। क्योंकि डिसीजन लेने के लिए या तो आधी मेच्योरिटी चाहिए होगी या फिर 2/3 चाहिए होगी, मेरे पास दोनों है। तो बताइए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाएगा। यस, तो उस चीज के लिए इनको नुकसान ना हो जाए, इनके साथ गलत ना हो जाए, इसलिए इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के इसका अलग से कैलकुलेशन करवाई जाती है।
इसकी कैलकुलेशन अलग से करवाई जाती है। समझ गए? तो जिसके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसको छोड़ के जो शेयर होल्डर है उनकी कैलकुलेशन है। समझ गए कि उनका कितना हिस्सा है प्रॉफिट में, उनको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब बातें इसमें होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, कैपिटल रिवर्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये रिजर्व होगा, इसको काट के सही कर लीजिएगा, इट्स नॉट रिवर्स, ये रिजर्व होगा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व होगा। तो कैपिटल रिजर्व वगैरह कितने हैं, गुडविल कितनी है, उस सब चीजों को, हमने किसी को खरीदा होगा तो भाई, अगर अपन ने किसी के साथ अमलगमेशन किया होगा तो क्या गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाला होगा? पढ़ा है क्या आपने अमलगमेशन, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? अमलगमेशन नहीं है आपके सिलेबस में? है। ओके, तो जब आप अमलगमेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल रिजर्व और गुडविल का नाम क्यों आया। या जब हम कोई कंपनी परचेज करते हैं तो या तो हम कंपनी के लिए पैसा ज्यादा देते हैं, ठीक है, या हम पैसे कम देते हैं। अगर हम पैसे ज्यादा दे रहे हैं किसी कंपनी के लिए तो किस बात के दे रहे हैं? मान लीजिए एक कंपनी की वैल्यू 1,000 करोड़ रुपए है, हम पेमेंट 1,100 करोड़ कर रहे हैं, तो 100 करोड़ एक्स्ट्रा किस बात के दे रहे हैं हम बताओ? गुडविल के नाम के दे रहे हैं, राइट? हाँ, तो वो हो जाती है गुडविल। और अगर उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए कि 1,000 करोड़ की कंपनी हमें 900 करोड़ में मिल जाए, तो 100 करोड़ रुपए का हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। भाई आप जब अकाउंटिंग एंट्री करोगे ना, अकाउंटिंग एंट्री तो डबल साइड करनी पड़ेगी ना। अब डबल साइड में 1,000 करोड़ का सामान आपके पास आया और 900 करोड़ का ही गया, तो 100 करोड़ रुपए कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। समझ गए? बाकी तो आप वहां डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ मैंने इन शॉर्ट आपको समझा दिया है कि फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व है, नुकसान हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुडविल। आगे आ जाइए। तो ये आपको चेक करना है कि इन्होंने जब भी ऐसा काम किया होगा, किसी का अमेलगमेशन किया होगा, तो इन्होंने इस चीज का ट्रीटमेंट किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट मेड फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन सब्सिडी एंड पेरेंट कंपनी। अगर सब्सिडी और पेरेंट ने कोई बड़े ट्रांजेक्शन किए अपने बीच में तो उनका एडजस्टमेंट सही से किया गया है, नहीं किया गया। क्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब, जैसे अभी बताया था ना कि एक ग्रुप की कंपनियां में इंट्रा ग्रुप इंडेंचर होते हैं, वैसे ही क्रॉस इन्वेस्टमेंट, मैंने इसमें 80% शेयर ले रखे हैं, क्या ये भी पॉसिबल है कि इस कंपनी ने मेरे 10% शेयर ले रखे हो सकता है ना? तो इसको बोलते हैं क्रॉस इन्वेस्टमेंट या क्रॉस होल्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस होल्डिंग, कि हमने उसके ले रखे हैं शेयर, उसने हमारी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो इट इज कॉल्ड क्रॉस होल्डिंग या क्रॉस इन्वेस्टमेंट। बोलिए जी, बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है तो बोल दीजिए, फिर चलते हैं आगे। ओके, सुनिए आगे। ऑडिट सर्टिफिकेट, ये ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है, इसको भी ध्यान से समझिए आप। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट के बाद चालू करते हैं ना, 2 मिनट होल्ड कीजिए।
हाँ जी, चलिए सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट सर्टिफिकेट। क्या होता है ऑडिट सर्टिफिकेट, ये समझिए। देखिए, आप जब ऑडिट कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या देंगे क्लाइंट को? आप ऑडिट रिपोर्ट देंगे, राइट? क्या आप ऑडिट रिपोर्ट देंगे क्लाइंट को? यस। अब क्लाइंट कहता है कि सर आप है ना हमें सर्टिफिकेट और दो। किस चीज का सर्टिफिकेट दो? कोई भी स्पेसिफिक मैटर। आजकल क्या हो गया है, इसको ध्यान से समझना आप। आ, आजकल क्या हो गया है कि कई चीजों का सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्पेसिफिक चीज को कवर कर लिया, उन्होंने कहा साहब आपने हमारी ऑडिट की है, हमने कहा हाँ की है। आपने हमारा टर्नओवर चेक किया, हमने कहा चेक किया। तो आप हमें एक अपने लेटर हेड पे ये लिख के दो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 20-21 का टर्नओवर इतना है और आपने चेक कर लिया है, ऐसा लिख के दो। समझ रहे हैं? ये ऐसा सर्टिफिकेट बना के। अब आप कहोगे सर इस सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? देखिए, बैंक में और बहुत सारी जगह पे अलग अलग लेन देन करने के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए ऐसे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जैसे मान लीजिए आप बैंक में लोन लेने गए, आप बैंक को जाके कहते हैं कि भाई मेरा टर्नओवर इतना है और इस टर्नओवर के बेसिस पे आप मुझे इतने रुपए का लिमिट दे दो। तो क्या बैंक जानना चाहेगी कि आप सच बोल रहे हैं, आपका टर्नओवर वाकई में उतना है? यस। क्योंकि आप तो कुछ भी बता सकते हैं ना, झूठा टर्नओवर बता सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसके लिए तो ऑडिट रिपोर्ट काम आ सकती है। तो ध्यान से सुनिए, क्या ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ ओपिनियन कंटेन करती है? क्या ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ ओपिनियन होती है? हाँ। कल को कुछ गड़बड़ भी हुई तो ऑडिटर क्या कह देगा? ऑडिटर कह देगा कि साहब मैंने तो सिर्फ अपनी ओपिनियन दी, अगर गलती निकलती है तो ठीक है, मैं क्या करूँ? बोल सकता है ना कि अगर कोई गलती होती है तो वो ये कह सकता है ना ऑडिटर कि भाई मैंने अपनी ओपिनियन दी थी और मैंने अपने हिसाब से चेक कर लिया था, उसके बाद भी अगर कोई गलती रहती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसके लिए, राइट? तो बैंक कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट से काम नहीं होगा, आप एक सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। अब सर्टिफिकेट में क्या ओपिनियन देते हैं? नहीं, सर्टिफिकेट में हम ओपिनियन नहीं देते, सर्टिफिकेट में हम सर्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि क्या सर्टिफाई करना और ओपिनियन देना अलग अलग है क्या? बताओ। ओपिनियन और सर्टिफिकेशन, क्या दोनों बातों में फर्क है? यस। सर्टिफिकेट में सीधा फाइनल कंक्लूजन होता है, मतलब हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको बोला जाता है कि मे बी, ऐसा नहीं बोलता मे बी, शुड बी, मस्ट बी, वुड बी, ऐसा कोई वर्ड काम में नहीं लिया जाता है। उसमें फिक्स होता है कि हमने चेक कर लिया है, ये फिगर इतनी है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं लिखते कि इन आवर ओपिनियन फिगर इतनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखेंगे। उसमें सीधा फैक्ट को सर्टिफाई किया जाता है कि हमने चेक कर लिया है और फिगर इतनी है। समझ गए? तो सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो सर्टिफिकेट मांग लिया कि भैया टर्नओवर का सर्टिफिकेट लेके आओ, या समझ गए, या नेटवर्थ का सर्टिफिकेट लेके आओ कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, वो निकलवा के सीए से साइन करवा के लाओ। तो सीए के लेटर हेड के ऊपर वो लिखी जाएगी और उस पर सीए अपना सील और सिग्नेचर करेगा। आगे बात समझ में? तो अब सुनिए आगे। अब ये जो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्या हम पूरे स्टेटमेंट के ऊपर देंगे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देंगे? हमसे टर्नओवर पूछा गया तो टर्नओवर ही सर्टिफाई करेंगे, है ना? टर्नओवर पूछा तो टर्नओवर सर्टिफाई करेंगे, नेटवर्क पूछी तो नेटवर्क सर्टिफाई करेंगे। तो अलग अलग चीजें जो हमें बोली जाएगी उनके लिए हम अलग अलग सर्टिफिकेट बनाएंगे। और हो सकता है इन सर्टिफिकेट के लिए अलग से पैसा भी चार्ज करें। हम कह देंगे भैया ऑडिट का पार्ट नहीं है, अगर आपको अलग से सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से फीस देनी पड़ेगी। सर अगर टर्नओवर में डिफॉल्ट होता है तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा? यस, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होगा, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होगा। भैया आपने एक चीज देखी है क्या कि जब हम कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड बनवाते हैं तो कई बार बोलते हैं गजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करवा के लाओ। बोलते हैं कैसे? सुना है कभी एग्जाम फॉर्म भरते टाइम पे या कहीं पे कि गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के लाओ? यस सर। है ना? तो वो सर्टिफिकेशन हो जाता है, फिर अटेस्टेशन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि यस, हाँ हम जानते हैं, हमें पता है, ये तो एक अथेंटिसिटी हो जाती है। हालांकि अटेस्टेशन और सर्टिफिकेशन में भी फर्क है, पर आप ये मानिए सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अब आइए समझते हैं ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है।
Sometime, apart from audit report, for general use, auditor is often called to give an certificate for special purpose. किसी स्पेशल काम के लिए आपसे सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ होता है? डिक्लेरेशन बाय द मैनेजमेंट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। पहले तो मैनेजमेंट बताता है कि भाई मैनेजमेंट की बात होती है कि मैनेजमेंट ने इस चीज के लिए, मैनेजमेंट ये लोन लेने जा रहा है, इसके लिए डिक्लेरेशन है। इस तरीके से ये डिक्लेरेशन जो होगा सर्टिफिकेट कहाँ बनाया जाएगा? लेटर हेड पे बनेगा। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड कवर होगा, सारी बातें कवर नहीं होगी। आप ऐसा नहीं बोल दोगे कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाई हो रहे हैं, नो। ठीक है, दूसरी बात, आप इसमें ये भी बताएंगे कि आपने उस फैक्ट को कैसे चेक किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे टर्नओवर सर्टिफिकेट मांगा, तो मैं क्या लिखूंगा? टू होम इट मे कंसर्न। ठीक है, इट इज सर्टिफाइड दैट द टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज ₹35 करोड़। ठीक है, वी हैव एग्जामिन दैम। अब वहां पे हम लिखेंगे कि हमने क्या एग्जामिन किया, हम किस बेस पे बोल रहे हैं कि सही है। तो वी हैव एग्जामिन दैट इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ऐसे हम लिख देंगे। तो हमने रेफरेंस दे दिया कि भैया मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर लिया है, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न चेक कर लिया है, मैंने GST की रिटर्न चेक कर लिया और सबको मिला के देख लिया है इसका टर्नओवर इतना। समझ गए? तो ये मैनर आ जाएगा कि हमने किस तरीके से उस चीज की ऑडिट की। क्लियर? आगे, ऑडिटर शुड इंडिकेट लेटर हेड कैसा होता है, लेटर हेड कैसा होता है। ओके, अभी दिखाते हैं, अभी कैसा होता है लेटर हेड दिखाते हैं। ठीक है, अभी दिखा दूंगा मैं आपको लेटर हेड कैसा होता है। बस ऊपर सीए का नाम होता है फॉर्म का, ऊपर सीए के फॉर्म का नाम होता है, एड्रेस होता है, कुछ अगर GST नंबर वगैरह है तो वो हो जाते हैं। देखता हूं, अगर हुआ तो दिखा दूंगा। दूसरे लैपटॉप में तो है, इस लैपटॉप में देखना पड़ेगा। हाँ, खुद का लेटर हेड होता है, खुद का लेटर हेड होता है भैया। अब मान लीजिए ऐसा ही कुछ, ये तो मैंने रिपोर्ट बना रखी है पूरी। ये जो ऊपर नाम लिखा है, फर्म का नाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एड्रेस एड्रेस सब कुछ चीजें आ जाती है। ठीक है, ये बीच में सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ना फॉर्म 3CB, ये तो ऑडिट रिपोर्ट है। तो ऐसे मैटर आ जाता है और नीचे हमारा एड्रेस एड्रेस आ जाता है। ये तो यहाँ पे सील साइन हो जाता है, इस तरीके से रहता है। तो लेटर हेड के ऊपर आपको क्या करना होता है, ये बना के देता हूँ। आगे क्या लिखा है? इंडिकेट सर्टिफिकेट इफ ही हैज मेड फंडामेंटल एजम्पशन। अगर आपने कोई एजम्पशन ली है तो आप वो लिख सकते हैं कि भाई मैंने है ना ये सर्टिफाई तो किया है, पर मैंने ये चीज मान के किया है। आप अगर पहले बता देते हो तो वो चीज फैक्ट हो जाती है, फिर समझ गए आप। भाई मैं ये कहता हूँ कि मैं जितना मैंने ये चीज सोची, मैंने फीफो मेथड लगा के ये बात कही है। मैं जो टर्नओवर बोल रहा हूँ या जो मैं क्लोजिंग स्टॉक कर रहा हूँ, मैं फीफो मेथड के हिसाब से कर रहा हूँ।
समझ रहे हैं? इस तरीके से कोई एजम्पशन अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं। बाद में आप नहीं कह सकते, मतलब मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट में कोई एजम्पशन नहीं लिखी और बाद में जब फॉल्ट होता है तो आप कहते हैं कि अरे मैंने सोचा ऐसा होगा, वो नहीं कह सकते आप। आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन करनी है अगर आपने कोई एजम्पशन ली है तो। ठीक है, जैसे आप करते हैं ना आंसर देने के बाद, सर मैंने सोचा ऐसा होगा, वो नहीं चलता। आगे आइए, ऑडिटर शुड मेक रेफरेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड। ऑडिटर शुड गिव क्लियर टाइटल इंडिकेटिंग वेदर इट इज ए रिपोर्ट और सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब भी रिपोर्ट देंगे तो आप ऊपर लिखेंगे कि ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, और अगर आप सर्टिफिकेट देंगे तो आप ऊपर लिखेंगे सर्टिफिकेट, साफ साफ लिखेंगे, उसमें आप ये नहीं कहेंगे। प्लस आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी मैंने बताया ना कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न चेक की है, तो मैं उसमें लिखूंगा इनकम टैक्स रिटर्न चेक हो गई है, जीएसटी रिटर्न चेक हो गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने चेक कर ली है, अदर डॉक्यूमेंट मैंने चेक कर लिए, स्टॉक रजिस्टर मैंने चेक कर लिया, ये सब चीजें मैंने चेक कर ली है। तो क्या क्या आपने चेक किया वो सारी जानकारी आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, auditor should be careful while interpreting any law related matter. He should clearly mention that he is expressing merely in his opinion or an opinion. ठीक है, अगर वो ओपिनियन दे रहा है तो उसे ये बताना पड़ेगा कि मैं सिर्फ ओपिनियन दे रहा हूँ, सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, और सर्टिफाई कर रहा है तो फिर सर्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर किसी लॉ का कुछ मतलब निकाल रहा है, आपको बोला गया किसी कानून का कोई मतलब निकाल के बताना है। कई बार होता है ना कि एक कानून होता है उसके कई मतलब निकलते हैं, तो आपने क्या मतलब निकाला वो आप बता रहे हैं कि भाई मेरी ओपिनियन में इसका मतलब ये है और इसके अकॉर्डिंग ये फैक्ट ऐसा है। समझ रहे हैं कि मेरी ओपिनियन में ये इस लॉ का मतलब ये होता है और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और ये वाला पॉइंट ऐसे हो। समझ गए? तो वो चीज आप क्लियरली मेंशन करें। कहने का मतलब है कि इसमें किसी तरीके का लूप होल या फिर आप सोचो कि बातों को घुमा दें, बाद में मना कर दें, एक्सक्यूज बना दें, ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सब बातें क्लियरली लिखनी है। Auditor should, if he has referred audited statement, clearly mention that figure are used from the audited statement and relied upon. आपको ये भी बताना है कि हमने जो फिगर्स उठाई है वो कहाँ से उठाई है, राइट? Auditor should maintain the certificate as per the company's request. Give a specific purpose for submission of any particular authority, not to any other purpose without permission. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। आपने मुझसे एक सर्टिफिकेट बनवाया, किस किस बात का सर्टिफिकेट बनाया? अपनी नेटवर्क का सर्टिफिकेट बनाया, राइट? इस नेटवर्क के सर्टिफिकेट आपने बनाते टाइम मुझे कहा था कि भैया मुझे बैंक से लोन लेना है, इसलिए मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने आपको सर्टिफिकेट बना दिया। अब आप इसका इस्तेमाल अगर कहीं और करते हैं तो वो गलत होगा। आप इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी पर्पज में करेंगे। अगर आप इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कहीं और करते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग। ओके, बोले जी क्लियर है? यहाँ तक बात बता दीजिए एक बार, यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर अपन चलते हैं, ये चैप्टर पूरा होने वाला है, चैप्टर पूरा हो जाएगा आज। देख लीजिए एक बार, ठीक है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसके आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या होता है? तो अभी हमने जो सर्टिफिकेट की डेफिनेशन पढ़ी, मुझे लगता है उसी से आप बना देंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। बना सकते हैं क्या? यस, तो सुनिए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली बात, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन होती है और सारी चीजों को लेके होती है, ठीक है? Audit report is a statement of collected and considered information so as to give the clear picture of the state of affairs of the business. ऐसे यहाँ तक लगा लो, to the person who are not possession of the full fact. मतलब ऑडिट रिपोर्ट उन लोगों के काम की है जिनको कंपनी के बारे में सब कुछ जानना है पर उनके पास जानकारी नहीं है, तो उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट ऐसी होती है कि वो उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ लें तो उनको पूरी कंपनी का पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी का एक छोटा सा शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास रिलायंस के 5 शेयर है, ठीक है? अब रिलायंस के 5 शेयर में मैं जानना चाहता हूँ कि रिलायंस कंपनी में क्या क्या हो रही है, तो मैं पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह तो नहीं देख सकता, तो मैं क्या करूंगा, उनकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लूंगा। ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते ही मुझे उनकी पूरी पिक्चर एक शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ जाएगी। बताइए सही बात है?
तो मुझे पूरी पिक्चर समझ में आ जाए। जबकि सर्टिफिकेट में पूरी पिक्चर नहीं होती है, सर्टिफिकेट में सिर्फ एक पॉइंट होगा, तो रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटेड देयर इन, उसमें जो जानकारी लिखी है सिर्फ उसकी सच्चाई होती है, उसके अलावा आपको कुछ पता नहीं चल सकता सर्टिफिकेट से, राइट। ओके, ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन होती है, ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन होती है, जबकि सर्टिफिकेट में कोई ओपिनियन होती है क्या? नहीं, सर्टिफिकेट में कोई ओपिनियन नहीं होती, सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेशन होता है, मतलब कंफर्मेशन होता है, ओनली कंफर्मेशन, राइट। आगे आइए, ऑडिट रिपोर्ट इज मेड ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाइड विद द ऑडिट। आप ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं? आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक करते हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं, और उसके बेस पे आप अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं? तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए होता है, बेसिस ऑफ पर्टिकुलर डेटा, ठीक है, जिससे वेरिफिकेशन हो सके एक्यूरेसी का। मतलब आप ऐसे ही नहीं कि हल्का फुल्का चेक किया और सर्टिफिकेट बना दिया। सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको बहुत सी चीजें चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सर्टिफिकेट बनाएंगे, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी आती है, समझ गए। गारंटी बताइए, जब आप ऑडिट रिपोर्ट देते हैं तो क्या आप कोई गारंटी दे रहे हैं कि कोई फ्रॉड नहीं है? बताइए, जब आप ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हैं तो क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि कोई फ्रॉड नहीं है सर, हमने सब देख लिया है, एकदम नीट एंड क्लीन? नहीं, हम कोई गारंटी नहीं देते। तो मैं नॉट गारंटी करेक्टनेस, हम करेक्टनेस की गारंटी नहीं देते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं तो क्या गारंटी दे रहे हैं? यस, सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आप गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट आप तभी बनाएंगे जब आप उस चीज के लिए श्योर होंगे। ओके, ठीक है, आगे आ जाइए। कवरेज, ये पूरे अकाउंट्स को कवर करता है और ये सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट को ही कवर करता है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफरेंस तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिपोर्ट में, जबकि सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ऑडिटर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बताइए, आसान था? कोई डाउट है तो बोल दीजिए। सर्टिफिकेट में और ऑडिट रिपोर्ट में कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ऑडिट सर्टिफिकेट अपन जिस वर्क्स के लिए बना रहे हैं वो ऑडिटर को वर्क बोलकर बनाना है, उसके लिए उसे यूज करना है ना। अगर किसी वर्क के लिए यूज करते हैं तो वैलिड नहीं होगा क्या? ऐसा क्यों? देखो, सिंपल सी बात है, आप मेरे पास आते हो, ध्यान से सुनना, इसमें फ्रॉड हो सकता है ना, वो इसलिए आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो कि सर मुझे एक एग्जाम फॉर्म भरना है ना, मुझे एक एग्जाम फॉर्म भरना है, और एग्जाम फॉर्म में एक करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, और उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रोफेशनल से बनवा के लाओ, तो आप अपने लेटर हेड पे लिख दो कि आप मुझे जानते हो, मेरा नेचर अच्छा है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि क्यों चाहिए? तुमने कहा सर एग्जाम फॉर्म के लिए चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ। मैंने एग्जाम फॉर्म के लिए बना दिया। अब आपने वो सर्टिफिकेट ले जाके एग्जाम फॉर्म की जगह जॉब में दे दिया कि सब ये लो, जॉब वाले को दिया कि सब ये लो मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट। तो बताइए, क्या मैं उस चीज को एडमिट कर लूंगा? नहीं। तो कल को अगर मेरे पास कॉल आएगा वहां से, है ना, मेरे पास फोन आता है कि सर आपका एक ये स्टूडेंट है और इसने एक सर्टिफिकेट किया है, तो क्या मैं मना कर दूंगा कि नहीं सर मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है, फर्जी है, फेक है? यस, मैं डेफिनेटली मना कर दूंगा, क्योंकि आप उस पर्पज के लिए काम नहीं ले रहे जिस पर्पज के लिए आपने मेरे से बनवाया है। तो इसका मतलब आप धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। समझ गए? तो वही सेम चीज है, आपने ऑडिटर को कहा कि सर हमें तो एक है ना छोटा सा एनजीओ में वो डोनेशन देना है, या ऐसा करना है वैसा करना है, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, और आप चले गए उससे लोन लेने बनवा के। समझ गए? तो इसलिए हम क्या करते हैं,
हाँ सर, ये ऑडिटर की मर्जी है ना, वो सर्टिफिकेट दे या ना दे। डेफिनेटली मर्जी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी करवा सकता है, लिख। अब वो तो बंदूक को यहाँ लगा के बोलेगा लिखो, फिर तो बात अलग है, वरना तो मर्जी है आपकी, आप पैसे लेते हो उस काम के। ओके, आप इसको ऐसे समझिए, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। आप एक बात समझाता हूँ आपको, चलो पहले एक डाउट ले लूं, फिर वो तो कंफर्मेशन है ना, जो उसको सही लगता है उसके लिए तो कंफर्मेशन देगा ना। नहीं नहीं, कंफर्मेशन वो क्यों देगा, कंफर्मेशन नहीं देगा वो सर्टिफिकेट देगा। कंफर्मेशन अलग चीज होती है, समझो। आप मेरे पैसे मांगते हो और कोई थर्ड पर्सन आके मुझसे पूछता है कि भाई प्रियंका तुम्हारे पैसे मांगती है क्या? मैं कहूंगा हाँ मांगती है, इट्स कंफर्मेशन, इट्स नॉट सर्टिफिकेशन, इट्स कंफर्मेशन। तो जो ट्रांजेक्शन मेरे से रिलेटेड है, कोई बात मेरे से रिलेटेड है, वो कंफर्मेशन है। ठीक है, कोई आके पूछेगा कि राघव ने आपके यहाँ कोचिंग ली है, मैं कहूंगा हाँ सी ली है, तो ये क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गया, इट्स कंफर्मेशन। कि सामने वाले को बात पता थी, मैंने उसको कंफर्म किया, एक चीज। दूसरी बात, सामने वाले को बात नहीं पता थी, मैंने बताया है कि भाई मैंने चेक कर लिया, इट्स ओके, ये सही है, वो होता है सर्टिफिकेट। समझ गए, दोनों बातों में फर्क है, कंफर्मेशन अलग है, सर्टिफिकेट अलग। कंफर्मेशन में मैं आपकी, आपने जो बात, आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पूरा मैटर आके मुझे बताएंगे, मैं हाँ या ना बोलूंगा, हाँ सही है, हाँ जी। किसी चीज को कंफर्म करना, और सर्टिफिकेशन का मतलब सर्टिफाई करना, सर्टिफाई करने का मतलब उस चीज को आप चेक करोगे, फैक्ट को चेक करोगे, और फिर आप बोलोगे कि यस मैंने ये चेक कर लिया है, इट्स फाइन। ठीक है, आप ऐसा ले लीजिए, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, क्या डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होती है कोर्ट में? कई बार, कई केसेस के अंदर, कई केस में मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की जाती है क्या कोर्ट में? यस। अब वो मेडिकल रिपोर्ट सर्टिफिकेट होता है या कंफर्मेशन होता है, बताइए। वो मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है, ओपिनियन होती है, सर्टिफिकेट होता है क्या? वो सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि उसने एग्जामिनेशन किया है, वो सर्टिफाई करेगा कि हमने ये सर्टिफाई किया है कि इस बंदे की सुसाइड से मौत नहीं हुई है, इसका मर्डर हुआ है, ये हमने सर्टिफाई किया है, राइट। वो कब करेगा सर्टिफाइड, जब वो सब चीजें चेक कर लेगा, ऐसे थोड़ी करेगा। चलिए, क्लियर है, बोलिए क्लियर है। अब सुनिए आगे, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कह रहा है अकाउंट्स ऑफ लिक्विडेशन या लिक्विडेटर। देखिए, लिक्विडेटर जानते हैं आप क्या होता है? लिक्विडेटर, लिक्विडेटर जानते हैं क्या क्या होता है? बोलो भाई, लिक्विडेटर जानते हैं क्या क्या होता है? नहीं, हाँ, चलिए। अगर एक कंपनी बंद होती है, ध्यान से सुनना, अगर एक कंपनी बंद होती है, जिसको बोलते हैं लिक्विडेशन, कंपनी के बंद होने को क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन, समापन। ये तो सुना होगा, कंपनी जब बंद होती है तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, राइट। अब लिक्विडेशन हुआ कंपनी का, तो कंपनी को बहुत से लोगों से पैसा लेना है और बहुत से लोगों को पैसा देना है, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो खत्म हो जाता है, बीओडी तो खत्म हो जाता है जैसे ही कंपनी बंद होती है। जैसे आज डिक्लेयर हो गया कि आज की डेट में कंपनी बंद, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो खत्म हो जाता है। उसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, और इस पर्सन का नाम इसको बोलते हैं लिक्विडेटर। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। इस पर्सन का काम क्या होता है? इस कंपनी की सारी एसेट को रियलाइज करना, मतलब बिल्डिंग है बेच देगा, मशीन है बेच देगा, फर्नीचर है बेच देगा, डेटर से पैसा ले लेगा, कैश ले लेगा, बैंक से बैलेंस निकाल लेगा, तो सारा पैसा इकट्ठा कर लेगा। तो इसका काम होता है कैश कलेक्शन और एसेट रियलाइजेशन, ऐसा मान लीजिए। और फिर उस एसेट में से ये पैसा बांटेगा, किसको बांटेगा? सर, जो क्रेडिटर्स है उनको बांटेगा, बैंक का लोन है बैंक को लोन चुकाएगा। तो एसेट से पैसा लेना और लाइबिलिटी को चुकाना, ये सारा काम करने का काम होता है लिक्विडेटर। समझ गए? ओके। अब ये प्रोसेस
छोटी मोटी नहीं होती। अपने को क्या दुकान बंद करनी होती है, अपन तो 5 दिन में कर देते हैं, पर कंपनी बंद होने में टाइम लगता है, क्योंकि पैसा जो आना है वो एक साथ नहीं आएगा। अब कोई बिल्डिंग बेचनी है, एक दिन में तो नहीं बिकेगी, तो बेचने में भी टाइम लगता है, फिर चुकाने में भी टाइम लगता है, और लास्ट में जो पैसा बच जाता है वो पैसा ये बांट देते हैं किसको, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि मालिक तो शेयर होल्डर्स है, समझ गए। तो ये लिक्विडेटर का काम होता है, निपटारा करेगा ये सारा, असेट रियलाइज करेगा, लाइबिलिटी चुकाएगा, पे ऑफ करेगा, और उसके बाद जो बचेगा वो पैसा किसको दे देगा, शेयर होल्डर्स को दे देगा। इसके लिए अपना कुछ चार्ज लेता है, वो चार्ज हो जाएगा, वो अपना चार्ज काट के ही देगा, राइट। अब सवाल ये है कि ये जो प्रोसेस चल रही है असेट वसूल करने की और चुकाने की, ठीक है, एसेट रियलाइजेशन और लाइबिलिटी पे ऑफ, ये जो प्रोसेस चल रही है लंबी चलती है। तो मान लीजिए ये प्रोसेस 2 साल चली, 2 साल के बीच में इसको भी तो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे कि इस साल मैंने कितनी एसेट रियलाइज करी और कितनी लाइबिलिटी पे की, बताइए, क्या इसको भी तो ये डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे? है ना, ऐसे थोड़ी है, हवा में काम थोड़ी है, पूरा सिस्टमेटिक काम है। तो इसे सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, इसको कितनी एसेट रियलाइज हुई, इतने कितने लाइबिलिटी पे की, कितना पैसा इसके पास है, वगैरह वगैरह। तो ये जो अकाउंट्स बनेंगे इसके, उन अकाउंट की भी ऑडिट होगी, उन अकाउंट की भी ऑडिट होगी कि ये बंदा तो अपना काम ठीक से कर रहा है ना, और वो होती है सेक्शन 348। बोलो जी, बात समझ में आ गई, क्या पॉइंट है? अब क्या बोला है, द प्रोफेशनल स्किल, सर ये अकाउंट लेस देन 1 ईयर की हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो तो अगर पहले हो गया तो कम हो जाएगा, कम टाइम का हो जाएगा, ज्यादा चलेगा तो 1 साल का हो जाएगा। सुनिए, हाँ स्किल, पहले बात तो लिक्विडेटर में क्या स्किल होनी चाहिए, लिक्विडेटर में स्किल क्या होनी चाहिए, द प्रोफेशनल स्किल एंड ऑडिट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड फॉर एन ऑडिट आर सिमिलर, ठीक है। आप ऑडिट कर रहे हैं, किसकी ऑडिट कर रहे हैं आप? लिक्विडेटर की ऑडिट कर रहे हैं, लिक्विडेटर के अकाउंट्स की ऑडिट कर रहे हैं। तो लिक्विडेटर के अकाउंट की ऑडिट करने के लिए आप में क्या स्किल होनी चाहिए? नॉर्मल स्किल, जो हम कंपनी की ऑडिट करते हैं वही लिक्विडेटर की ऑडिट होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रिपोर्ट, जब आप रिपोर्ट बना के देंगे इसकी अकाउंट्स के ऊपर, तो क्या लिखेंगे उसमें? आपने लिखोगे कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है, मैंने सारे एक्सप्लेनेशन ले लिए हैं जो मुझे चाहिए थे, ठीक है। और अब आप अपनी ओपिनियन देंगे कि क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है या नहीं। समझ पा रहे हैं कि पहले तो आप उसकी ये लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली है जो मुझे चाहिए थी, वो आपको मिली या नहीं मिली वो आप वहां पे लिख दोगे। फिर आप अपनी ओपिनियन लिख दोगे कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने मेंटेन किए हैं या नहीं किए। whether the liquidators accounts relating to the realization and disbursement, realization का मतलब वसूली और disbursement का मतलब जो बांटते हैं पैसा उसको बोलते हैं, is in agreement with the books and records produced before him, क्या वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही है? जो वो रियलाइजेशन बता रहा है कि मुझे इतना पैसा मिल गया और मैंने इतना पैसा चुका दिया, क्या अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट वो बात सही है या नहीं? और फाइनली आपको इस पे ओपिनियन देनी है कि उसके जो अकाउंट्स है वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू या ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बोलिए, बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात है। कोई डाउट है किसी को? सर सर लिक्विडेटर सिर्फ सीए ही हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, क्या लिखा है? तो सर जैसे अगर मान लो सीए है लिक्विडेटर, तो फिर अपन को दूसरा सीए अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिट के लिए ना? फिर दूसरा चीज है, वो तो आगे का पॉइंट पे चले गए, तो हम पहले बार तो सुनो, यहाँ तक पूछा मैंने, आगे लिखा है, चलो बता देता हूँ, इसने बोल ही दिया तो ठीक है। अगर एक सीए को ही लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाए तो क्या वो खुद की ऑडिट कर सकता है? नो, उसके लिए फिर दूसरा सीए अपॉइंट करना। अगर सीए को लिक्विडेटर कर दिया जाए, अगर, जरूरी नहीं है सीए ही लिक्विडेटर होगा, अगर सीए को लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है तो फिर दूसरा सीए उसकी ऑडिट करेगा, वो खुद अपनी ऑडिट नहीं कर सकता। अब बोल दीजिए, कोई डाउट है तो वैसे लिक्विडेटर कोई भी, हाँ कोई भी हो सकता है वैसे। इनके कोर्स होते हैं, इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि हर किसी को बना देंगे, है ना, इनके कोर्सेज होते हैं, इन सब काम को करने के लिए क्वालिफिकेशंस होती है। ओके, चलिए कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर विच इज मिसलेनियस ऑडिट। ये हमारा लास्ट चैप्टर है,
और आज क्या है, फ्राइडे क्या आज? यस सर। तो वेडनेसडे तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।